हाय फेप्टार्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट आप लोग कैसा लगा। इसके अलावा मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो आई एम स्टिल योर्स का नेक्स्ट पार्ट का भी वेट कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वो एंडिंग में आ चुका है और उसकी एंडिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग बनाने के चक्कर में या फिर जब मैंने स्टार्ट किया था तब मैंने उसके एंडिंग के बारे में नहीं सोचा था और बीच में बिजी होने के कारण मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाई। हाँ, जब वो पूरी तरीके से मैं सोच लूँगी और उसको बना लूँगी तो मैं उसको ज़रूर अपलोड करूँगी, लेकिन फ़िलहाल उसकी एंडिंग किस तरीके से होनी चाहिए इसका कुछ भी आइडिया मुझे नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ आप लोग भी ऐड कर सकते हैं तो प्लीज़ बताइएगा। और इसके अलावा फ़िलहाल मेरे पास कोई शांगवान स्टोरी भी नहीं है, तो हो सकता है आई एम स्टिल योर्स के बाद कुछ टाइम तक उस चैनल में ब्रेक लग जाए। यही बात मुझे बतानी थी। चलिए हम आगे इस मूव करते हैं और पेनफुल लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और वैन चाओ की जो करीबियाँ थी उनको देख के कहीं ना कहीं लाइन वांगजी बहुत ज़्यादा जेलस फील करने लगा था और इस वक्त वो दोनों ही अपने रूम के दरवाजे पे थे, जहाँ पे वांगजी ने विंग के हाथों को विंग के सर के ऊपर पिंच कर रखा था और साथ ही साथ उसको भी पूरी तरीके से फुल फोर्स के साथ दरवाजे पे प्रेस किया हुआ था। इस वक्त उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा साइलेंस थी, मतलब दोनों में से फिलहाल कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन विंग और वांगजी एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। जहाँ पे लान वांगजी की आंखों में साफ साफ जाहिर हो रहा था कि वो गुस्सा है, तो वहीं विंग की आंखों में साफ साफ नज़र आ रहा था कि अब उसके दिमाग में फिर से कुछ खुराफात शुरू हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद विंग ने इस साइलेंस को ब्रेक करते हुए लान वांगजी से डायरेक्टली बोल दिया, क्या तुम जेलस फील कर रहे हो? लान वांगजी जैसे ही विंग का सेंटेंस उसने सुना तो उसने अपनी ग्रिप थोड़ी सी ढीली कर दी, जिसका फ़ायदा उठाते हुए विंग ने अपने हाथ को उसके हाथ से छुड़ाते हुए अपने हाथ को लान वांगजी के नेक के अराउंड रैप किया। उसके बाद बोला, बताओ क्या तुम जेलस फील कर रहे थे? वैसे करना भी चाहिए, आखिरकार तुम्हारा हस्बैंड किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा था। यहाँ पे लान वांगजी इगोइस्टिक पर्सन कैसे एडमिट कर दे कि हाँ उसको जेलस फील हो रही थी तब जब उसका खुद का हस्बैंड किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहा था। उसने अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन किया, विंग के हाथों को अपने नेक से हटाने की कोशिश की। विंग ने और भी ज़्यादा टाइट अपनी ग्रिप को कर लिया। उसके बाद बोला, पहले आंसर। लान वांगजी ने डायरेक्टली विंग की आंखों में थोड़ी देर के लिए देखा। उसके बाद अपनी आंखों को इधर उधर मूव करते हुए बोला, नहीं, मुझे कोई जेलस फील नहीं हो रहा है, बस मैं तुम्हें बार बार यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लेंस एक्ट के मेंबर हो और प्लीज़ ऐसी हरकतें मत किया करो। अब तुम लेंस एक्ट के हो और तुम्हें यहाँ के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। लान वांगजी जब जब अपनी बात बोल रहा था वो अपनी नज़रों को विंग से इधर उधर करने की कोशिश कर रहा था, जिससे विंग को एक चीज़ तो समझ में आ चुकी थी कि लान वांगजी जो भी बोल रहा है ना वो खाली बोल रहा है, मतलब अपनी जो अंदर की जेलसी है ना उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। बस विंग के सामने वो ये जताना नहीं चाहता। इसलिए विंग ने लान वांगजी से दोबारा पूछा, सच बताओ तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ जब मैंने उसके साथ फ्लर्टिंग स्टार्ट की? यहाँ पे लान वांगजी ने थोड़ा सा कोल्ड और स्ट्रिक्ट वर्ड्स में उसको आंसर किया, हाँ कुछ भी फील नहीं हुआ। मिल गया आंसर। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ विंग, ऐसी हरकतें मत करो। तुम लेंस एक्ट में हो तो यहाँ की गरिमा को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। विंग ने जैसे ही लान वांगजी के मुंह से ये सुना तो उसने अपने हाथों को लान वांगजी के नेक से हटाते हुए लान वांगजी को स्लाइड सा धक्का दिया। उसके बाद बोला, तो तुम्हें सच में कोई फ़र्क नहीं पड़ता? तो आज के बाद मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोलते हो। लेंस एक्ट में हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने दोबारा उन फ्रेंड से कैचअप नहीं कर सकता जो कि मुझे अभी अभी मिले हुए हैं। वैसे भी इतने टाइम के इस बाद मिले हैं तो मेरा उनके साथ टाइम स्पेंड करना बनता है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे किसी को इस बात से प्रॉब्लम होगी, सिवाय तुम्हें छोड़ के। विंग और वांगजी की आर्ग्यूमेंट थोड़ा आगे बढ़ पाती इससे पहले ही यहाँ पे दरवाजे पे नॉक हो चुका था और विंग ने दरवाज़ा खोल के देखा तो वहाँ पे एक सर्वेंट था जो कि उन्हें ये बताने के लिए आया था कि अभी के अभी महागुरु लैन ने उन्हें मीटिंग रूम में बुलाया है। अपनी इस बात को यहीं पे छोड़ते हुए लान वांगजी और विंग ने फिर से एक दूसरे की तरफ देखा। एक सीरियस टोन में वो फिर से आ चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस वजह से यहाँ पे बुलाया गया है ऑफकोर्स उसी बारे में यहाँ पे बात हो रही होगी, इसलिए अभी उन्हें चलना चाहिए।
सभी लोग इस वक्त मीटिंग रूम में थे। लास्ट में पहुंचने वाले सिर्फ विंग और वांग जी ही थे। दोनों ने ही आके अपनी सीट ली। यहाँ पे उन दोनों ने जैसे ही अपनी सीट ली वैसे ही महागुरु लैन और लैन ज़िचेन दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा। महागुरु लैन ने लैन ज़िचेन को इशारा किया कि वो शुरू कर सकता है। लैन ज़िचेन ने सबको बो डाउन किया और यहाँ पे उनको आने का सबसे पहले धन्यवाद दिया। उसके बाद उसने उन लोगों को बताया कि आखिरकार उन्हें यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। लैन ज़िचेन ने बात आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, पिछले कुछ दिनों से हमें लग रहा है कि शायद कुछ चीज़ें हैं जो पहले छूट चुकी थी और अब वो वापस से सक्रिय होने लगी हैं। सक्रिय का मतलब एक्टिवेट होना होता है। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियरली तो अभी बात नहीं की, लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूरी बात यहाँ पे क्लियरली करना स्टार्ट किया। जैसे ही यहाँ पे उन्होंने सक्रिय होने का जिक्र किया था तो कुछ लोगों को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उन लोगों ने क्लियरली उनसे बात बोलने के लिए बोला और लैन ज़िचेन ने अपने अंकल की तरफ देखते हुए यहाँ पे बात को स्टार्ट किया। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत साल पहले यिन लोहे को 4 टुकड़ों में विभाजित करके चारों दिशाओं में फेंका गया था। यह ऐसा कहना सही होगा कि उन्हें उन सारे टुकड़ों को एक दूसरे से अलग रखा गया ताकि वो एक साथ मिलके फिर से कुछ गलत ना करे, क्योंकि अगर किसी गलत के हाथ वो लगेगा तो वो गलत ही करेगा। इसलिए उस एक यिन लोहे के टुकड़े को 4 टुकड़ों में विभाजित करके चारों दिशाओं में छिपाया गया था, जिसमें से अब हमें लगता है कि शायद वो टुकड़े फिर से सक्रिय होने लगे हैं, जिसके चलते हो सकता है वो जल्द ही मिल भी जाएं। हो सकता है कि किसी एक के हाथ भी वो लग जाए और हो सकता है कि वो इस कल्टिवेशन वर्ड को तबाह करने की भी कोशिश करे। ये मैं नहीं जानता कि कोई जानता है या नहीं, लेकिन मुझे खुद कुछ दिनों से ये लग रहा है कि शायद उसमें से एक टुकड़ा हमारे ही लैंड सेक्ट में है और वो कुछ नेगेटिव एनर्जी लैंड सेक्ट में फैलाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे जैसे ही लैन ज़िचेन ने नेगेटिव एनर्जी की बात की तो विंग और लानवांग जी फिर से एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उन्हें भी यहाँ पे उन्हें नहीं, सिर्फ विंग को कुछ टाइम पहले ऐसा ही फील हुआ था कि यहाँ पे रिसेंटफुल एनर्जी तो है, लेकिन उस वक्त उन लोगों के पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए उन्होंने किसी से ये बात नहीं कही थी। हालांकि लानवांग जी ने खुद विंग को ये बात बोलने से मना कर दिया था, लेकिन वो खुद नहीं जानता था कि उसके ब्रदर और उसके अंकल भी इस बारे में जानते हैं। इसलिए अभी ये बात जब यहाँ पे पूरी हो चुकी थी तो सभी सेक्ट ने मिलके ये डिसाइड किया था कि वो सभी लोग फ़िलहाल उन सभी चीज़ों को वैसे ही छोड़ देंगे जैसे कि उन्हें पहले छोड़ा गया था। लेकिन अगर वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं या फिर ज़्यादा कुछ अपने इन्फेक्ट यहाँ पे दिखाना शुरू करते हैं तो वो इस बात पे आगे कार्रवाई करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए उन्हें लगता है कि उन्हें इस चीज़ को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ऑलमोस्ट मीटिंग ओवर हो चुकी थी और डिसीज़न लिया गया था कि जब तक पूरी तरीके से उनका असर यहाँ पे होना शुरू नहीं होगा तब तक वो उसे ढूंढेंगे भी नहीं, और ना ही किसी और सेक्ट को इजाज़त थी कि और टुकड़ों को ढूंढने की मतलब कोई और सेक्ट भी किसी और टुकड़े को ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि भरोसा किसी पे भी नहीं किया जा सकता। मीटिंग ख़त्म होने के बाद सभी लोग मीटिंग रूम से बाहर जा चुके थे और जैसे ही जैनचेंग रूम से बाहर आया था वैसे ही वैन सेक्ट का बड़ा बेटा यानी कि वैन शू जैनचेंग के पीछे आता है। उसको रोकते हुए बोलता है, राजकुमार जियांग, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या हम थोड़ी देर के लिए बात कर सकते हैं। जैनचेंग ने पलट के देखा तो वैन चाओ उसको ही देखे जा रहा था और यहाँ पे उसने फिलहाल एक सेक्ट के हायर होने के नाते या एक दूसरे की रिस्पेक्ट के नाते उसने इस बात से एग्री किया कि ठीक है वो लोग बात कर सकते हैं। वो दोनों आगे चलते चलते बात करते ही जा रहे थे। दूसरी तरफ विंग और वैन चाओ वो दोनों भी फिर से एक दूसरे से बात करना स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन इस बार विंग वैन चाओ से कुछ ज़्यादा ही टची हो रहा था, जिसकी वजह से वो अच्छे से नोटिस कर पा रहा था कि उसका हस्बैंड एकटक उसे ही देखे जा रहा है और साथ ही साथ गुस्से में भी लाल पीला हुए जा रहा है। लेकिन फ़र्क कैसे पड़ता है, आखिरकार वो तो चाहता ही यही है कि उसके हस्बैंड पे कुछ असर हो, भले ही वो थोड़ा सा ही हो लेकिन हो। वो दोनों अपनी बात करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। दूसरी तरफ वैन शू और जैनचेंग ये दोनों भी अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। वो दोनों ही गार्डन एरिया में पहुंच चुके थे। बेंच में बैठते ही उन दोनों ने फिर से अपनी बात स्टार्ट कर दी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि कोई था जो उनका पीछा कर रहा था और वो कोई और नहीं,
खुद लैन सिचेन थे। लैन सिचेन उन दोनों के पीछे पीछे गार्डन एरिया में पहुंच चुके थे। यहाँ पे वेंशु हल्की सी कोशिश कर रहा था कि जो जेन चेंग की थाई पे उसका हैंड था ना, उसको टच कर पाए, लेकिन इससे पहले ही इस बात को नोटिस करते हुए जेन चेंग ने अपने हाथ को अपने थाई से हटा लिया और वेंशु ने अपने हाथ को अपने आगे बढ़ते हुए हाथ को पीछे खींच दिया। लेकिन एक ऑकवर्ड से स्माइल हंसते हुए उसने आगे बात कंटिन्यू करना शुरू किया। वैसे हम बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं ना। वैसे जितना मुझे याद है हम लास्ट टाइम इसी सेक्ट में मिले थे, पढ़ाई के दौरान ही सही। आपको नहीं भी लगता कि हम दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा ही दूरियां आ चुकी हैं? जेन चेंग ने वेंशु के मुंह से जब ये सेंटेंस सुना तो वो कंफ्यूज हो चुका था। उसने कंफ्यूजिंगली वेंशु की तरफ देखा। उसके बाद उस कंफ्यूज्ड फेस के साथ ही उसने वेंशु से क्वेश्चन किया, क्या मतलब है तुम्हारा? हम दोनों के बीच में दूरियां आ चुकी हैं? मुझे नहीं लगता कि हम दोनों के बीच में कभी नज़दीकियाँ भी थी। वेंसु ने फिर से एक ऑकवर्ड स्माइल हंसते हुए जेन चेंग की तरफ देखा। उसके बाद उससे कुछ बात करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही उन्हें पीछे से किसी के गला साफ करने की आवाज़ आई। उन दोनों ने पीछे मुड़ के देखा तो यहाँ पे लैन सिचेन खड़े थे। लैन सिचेन उन दोनों को ही घूरे जा रहे थे और इसको देखने के बाद जेन चेंग एक चीज़ तो समझ चुका था कि यहाँ पे यह हम दोनों की बातें सुनने के लिए आए थे। वेंसु ने जैसे ही लैन सिचेन की तरफ देखा, उसने लैन सिचेन से क्वेश्चन किया कि वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो लैन सिचेन ने एकदम इग्नोर मारते हुए उसके क्वेश्चन का आंसर दिया, ये लैन सेक्ट है और लैन सेक्ट में लैन सेक्ट का क्लैन लीडर ना आए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो मुझे आपसे करना चाहिए था कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। क्या आपको ये सेक्ट एक ऐसा सेक्ट लगता है जहाँ पे आप लोग अपने प्यार का इजहार करेंगे? वेंसु ने फिर से नर्वस होते हुए लैन सिचेन की तरफ देखा। उसके बाद उनको आंसर करते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है क्लैन लीडर। यहाँ पे मैंने जेन चेंग को आते हुए देखा तो बस मैंने उससे बात करने की सोच ली। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हम लोग बात भी नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल है यहाँ पे। वेंसु ने थोड़ा सा नर्वस होते हुए लेकिन सफाई के साथ इस क्वेश्चन का आंसर तो दिया, लेकिन लैन सिचेन ने फिर से उसको क्रॉस करते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि आप सिर्फ यहाँ पे बात करने के लिए आए थे। आपकी आंखों में साफ जाहिर हो रहा है कि आप यहाँ पे क्या बात करने के लिए आए थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप यहाँ पे कुछ भी ऐसा कर सकते हैं तो मैं आपको बता दूँ, आप यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे जेन चेंग ने लैन सिचेन को रोकते हुए बोला, क्लैन लीडर लैन, क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी के व्यक्तिगत मामले में दखल दे रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि लैंस एक्ट के रूल्स ये कहते हैं कि आप किसी के पर्सनल लाइफ में इस तरीके से इंटरफेयर कर सकते हैं। अगर वो कुछ बोलना भी चाहते हैं तो ये उनका पर्सनल मैटर है, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और वैसे भी आपका कहना है कि ये सेक्ट ऐसी चीज़ों के लिए नहीं बना है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अपने क्लैन लीडर्स अपने सहायर्स को हर जगह इसी लिए लेके जाते हैं कि कहीं भी किसी भी सभा में हो सकता है उनका रिश्ता पक्का हो जाए। मुझे लगता है कि ऐसे ही सभाएं होती हैं जहाँ पे किसी का भी रिश्ता किसी के भी साथ जुड़ जाता है। मुझे नहीं लगता कि राजकुमार वैन कुछ गलत बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, गलत आप ज़रूर कर रहे हैं हम दोनों के मामले में बिना हमारी परमिशन के बोल के। जियांग चेंग ने लैन सिचेन की तरफ देखा। उसके बाद वेंशु की तरफ मुड़ते हुए उसने वेंशु को उसकी बात कंटिन्यू करने के लिए बोला, लेकिन वेंशु इस वक्त शायद थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लगा था, क्योंकि लैन सिचेन के सामने शायद वो इस बात को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। उसने इस बात को इग्नोर करने की कोशिश तो की, लेकिन जियांग चेंग ने उसको यहीं पे बात कंटिन्यू करने के लिए बोला था। उसने अब थोड़ी बहुत हेजिटेट करते हुए, नर्वस होते हुए उसने लैन सिचेन के सामने ही जेन चेंग से अपने प्यार का इजहार कर दिया। उसने बताया कि वो बहुत पहले से उससे पसंद करता है और जैसे कि अब उसकी शादी लैन सेक्ट में नहीं हो रही है, मुझे उस वक्त लगा था शायद मेरा एक मौका खो चुका है, लेकिन जैसे कि अब जेन चेंग की शादी हुई नहीं तो उसके पास एक और मौका है, इसलिए वो अपने प्यार का इजहार करना चाहता है और साथ ही साथ वो उससे वादा भी करता है अगर वो चाहे तो वो आके जियांग सेक्ट में ही रह सकता है उसके साथ हमेशा के लिए। वेंशु ने बहुत पोलाइटली और थोड़ा सा प्यार से अपने प्यार का इजहार यहाँ पे किया था, लेकिन शायद लैन सिचेन को ये पसंद नहीं आया। उसने वेंशु को यहीं पे कट ऑफ करते हुए बोला, राजकुमार वैन, शायद आप ये नहीं जानते हैं कि राजकुमार जियांग की शादी क्यों टूटी थी। वो इसलिए नहीं टूटी थी कि विंग और लानवांग जी को शादी करनी थी, वो इसलिए टूटी थी कि वो किसी और से प्यार करते हैं।
मुझे नहीं लगता कि वो आपके इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट कर पाएंगे। जियांग चेंग फिर से लैन सिचेन को कट ऑफ करते हुए बोलते हैं, क्या आप भूल चुके हैं? अभी अभी मैंने आपसे बोला कि आप हमारे व्यक्तिगत मामले में दखल दे रहे हैं। मैं किससे प्यार करता था या किससे प्यार करता हूँ, या फिर अभी अभी जिसने मुझे प्रपोज़ल दिया है मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा या नहीं, ये मेरे हाथों में है। मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ भी बोलने की ज़रूरत है, तो कृपया शांत रहें। यहाँ पे जो हो रहा है सुन सकते हैं तो सुने, नहीं सुनना चाहते तो आप यहाँ से जा सकते हैं। उसने फिर से वेंशु की तरफ टर्न होते हुए उसको पोलाइटली बो डाउन किया। उसके बाद उसको आंसर किया, जैसे कि आप जानते हैं मेरी अभी भी शादी टूटी है। मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मुझे किसी और रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए, लेकिन अगर फिर भी जो कि आपने बोला है कि आप जियांग सेक्ट में ही आके रहना पसंद करेंगे शादी के बाद, तो मुझे लगता है कि आपको आपके पिताजी से बात करनी चाहिए ताकि वो मेरे घर वालों से बात करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से किसी भी रिश्ते का शुरू होना संभव है। अगर आपको इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो आपको पहले आपके परिवार से बात करनी चाहिए और आपके परिवार को फिर मेरे परिवार से बात करनी चाहिए। अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पे जियांग चेन ने बिना लैन सिचेन की तरफ देखे ही वेंशु को बो डाउन किया और यहाँ से चलते बना। दूसरी तरफ लैन सिचेन था जो कि अभी अभी जो जियांग चेन ने बोला था उसको सुन के बहुत ज़्यादा शॉक्ड था। वो इतनी इजीली कैसे बोल सकता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा अगर उसने अपने फैमिली से बात की और उसकी फैमिली ने उसकी फैमिली से बात की। क्या इतना आसान है उसके लिए एक्सेप्ट करना? दूसरी तरफ लान वांगजी था जो कि अभी भी चिढ़ रहा था इस बात से कि विंग अभी भी वेन चाओ के साथ था। ये दोनों ही हद से ज़्यादा बात कर रहे थे। लान वांगजी गुस्से के मारे लाइब्रेरी पवेलियन में आ चुका था, लेकिन यहाँ पे वो अकेला नहीं था जो गुस्से के मारे आया था। अभी अभी लैन सिचेन की भी एंट्री लाइब्रेरी में आ चुकी थी और जैसे ही उन्होंने एंट्री ली तो उन्होंने देखा कि लान वांगजी एक बुक के जो पेजेस हैं ना उन्हें बार बार टर्न कर रहा था, जिसे देख के वो आसानी से कह सकते थे कि लैन वांगजी जो है ना वो गुस्से में है। वो अपने भाई की तरफ बढ़ते हैं, उसके हाथ को जो कि अभी भी पन्ने पलटाने में व्यस्त था उस हाथ को पकड़ते हैं। उसके बाद लैन वांगजी से पूछते हैं कि क्या हुआ है। लैन वांगजी बिना शब्दों के प्रयोग के ही अपने सर को हिलाता है और ना में कुछ नहीं हुआ है इसमें आंसर करता है। यहाँ पे लैन सिचेन ने उसके सामने बैठते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसको बोला कि तुम अपने भाई से बात कर रहे हो और शायद तुम भूल चुके हो कि तुम्हारा भाई तुम्हें तुमसे ज़्यादा बेहतर जानता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि आखिरकार क्या हुआ है। लैन वांगजी ने अब बिना किसी देरी के ही यहाँ पे बताना स्टार्ट किया कि उसे किस बात का गुस्सा आ रहा है। उसे गुस्सा आ रहा है कि इसका विंग किसी और से बात कर रहा है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जा रहा था वैसे वैसे लैन सिचेन भी नोटिस कर रहा था कि विंग ही अकेला नहीं है जो कि एक दूसरे से वेन ब्रदर्स से बात कर रहे हैं। वो दोनों ही जियांग ब्रदर्स पागल हो चुके हैं और इस बात को उन्होंने खुलेआम लैन वांगजी के सामने एक्सेप्ट भी कर दिया कि ये दोनों के दोनों ब्रदर्स पागल हो चुके हैं। उनको तो वेंस ब्रदर इतने ज़्यादा पसंद आ रहे हैं कि वो हमें देखना ही भूल चुके हैं। जैसे ही लैन सिचेन ने अपने मुंह से इन शब्दों को बाहर निकाला वैसे ही लैन वांगजी ने अपने ब्रदर की तरफ एक क्वेश्चनिंग लुक के साथ देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके ब्रदर ने अभी अभी क्या बोला। मतलब क्या है इस बात का कि उन्हें कोई और दिखाई ही नहीं दे रहा, उन्हें किसी और को देखना था। यहाँ पे विंग का तो चलो समझ में आता है, लेकिन ये जियांग ब्रदर्स यानी कि जियांग चेंग की बात भी कर रहे हैं, तो क्या इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? यहाँ पे थोड़ी देर शांत होने के बाद लान वांगजी को कुछ चीज़ें समझ में आने लगी थी। उन्हें समझ में आने लगी थी कि शायद वो जो सोच रहा है सही सोच रहा है। शायद हो सकता है कि उसके ब्रदर के मन में जियांग चेंग के लिए कुछ तो चल रहा है और यहाँ पे अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के चलते उसने डायरेक्टली अपने ब्रदर से क्वेश्चन कर लिया कि क्या वो जियांग चेंग को पसंद करने लगे हैं। लैन सिचेन ने जैसे ही ये सुना तो उनकी तो सांस मानो उनके हलक में ही अटक चुकी थी। वो तो अब ना ऊपर जाने को हो रही थी ना नीचे जाने को हो रही थी। उन्हें ये पता ही नहीं था कि उन्हें क्या आंसर करना चाहिए, क्या वो हाँ बोले या ना बोले। अभी वो खुद की फीलिंग्स के लिए खुद ही श्योर नहीं है तो वो कैसे बोल दें कि हाँ वो उसे पसंद करने लगे हैं। लेकिन अगर उन्होंने ना बोल दिया तो क्या वो जियांग चेंग को हमेशा के लिए खो देंगे? बहुत ज़्यादा सोच विचार करने के बाद जब अभी तक उनका कोई जवाब नहीं आया था, यहाँ पे लैन वांगजी ने शायद अपनी लाइफ में फर्स्ट बार स्माइल करते हुए अपने ब्रदर से बोला,
शायद आप ये नोटिस नहीं कर पाए, लेकिन आप उसे पसंद करने लगे हैं। मुझे लगता है कि आपको देर नहीं करनी चाहिए, वरना सच में वेंसू उसे लेके उड़ जाएगा और आप बस यहाँ पे देखते ही रह जाएंगे। लैन वांग जी पहली बार इतने शब्दों का एक साथ प्रयोग किया हुआ था, इसलिए उसके ब्रदर को तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड फील हो रहा था। बट उन्होंने जो बोला था वो काफ़ी हद तक सही भी था। अगर इस वक्त उन्होंने अपनी बात को जैनचेंग के सामने नहीं रखा तो शायद जैनचेंग किसी और का हो जाएगा। यहाँ पे कुछ टाइम तक साइलेंट रहने के बाद फाइनली लैन सिचेन ने अपने साइलेंस को ब्रेक किया। उसके बाद बोला, शायद तुम ठीक कह रहे हो, शायद मैं जैनचेंग को पसंद करने लगा हूँ। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर से साइलेंस ले लिया। उसके बाद फिर से उसको ब्रेक करते हुए बोला, शायद तुम ये भी ठीक कह रहे हो कि मुझे जल्दी से जल्दी उसे बता देना चाहिए, वरना वो वेंसू तो उसे लेके ही भाग जाएगा। थोड़ा सा दांतों को पीसते हुए उन्होंने सेंटेंस बोला था और अपनी भाई की ऐसी हरकत देखे लैन वांग जी तो मानो हंसने को तैयार था। उन्होंने अपने भाई को बोला कि कल का करने वाला काम क्यों ना आप आज ही कर ले। वैसे भी इस वक्त जैनचेंग भी यहाँ है और वो कल तक यहीं रहेगा। अगर आप इस वक्त अपने दिल की बात उसे बताते हैं तो आप और वो कल तक का टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कल उसे बताएंगे तो हो सकता है कि आप दोनों के पास एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का कोई टाइम नहीं होगा। यहाँ पे लैन सिचेन ने उसकी बात मानी। थोड़ी देर वहीं पे टाइम स्पेंड करने के बाद वो यहाँ से बाहर जा चुके थे, ये डिसाइड करके कि अब जब भी उसे जैनचेंग देखेगा वो डायरेक्टली अपने फीलिंग्स को कन्फेस कर देंगे। लेकिन जाते जाते वो लैन वांग जी को भी सजेस्ट करते गए कि अगर तुम भी नहीं चाहते कि वैन चाओ तुम्हारे विंग को लेके भाग जाए तो तुम भी जल्दी से जल्दी उसे अपने दिल की बात बता दो। वैसे भी इन सब चीज़ों को अपने दिल के अंदर रखने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। समझ गए ना तुम? लैन वांग जी और लैन सिचेन एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जहाँ पे लैन वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज था और लैन सिचेन एक वार्म स्माइल देते हुए यहाँ से जा चुके थे। लैन सिचेन के जाते ही लैन वांग जी को भी रियलाइज़ हुआ कि वो भी तो सेम वैसा ही फील कर रहा है। उसे भी तो विंग के किसी और के साथ होने पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, या ये कहो कि जेलस फील हो रही है। और हो सकता है कि विंग अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करने में थोड़ा लेट हो जाए, तो सच में कहीं वो वैन चाओ उसके साथ ज़्यादा घुल मिल ना जाए। इसलिए शायद उसको भी एक इमीडिएट एक्शन लेना ही पड़ेगा और शायद अब उसको भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही देनी चाहिए। यहाँ पे दोनों ही लैन ब्रदर्स ने डिसाइड तो कर लिया है कि वो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करेंगे, लेकिन क्या वो सच में कर पाएंगे ये तो हम देखेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी ठीक मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।